दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतने उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। ये जज्बात थे शहीद भगत सिंह जी के। साथियों नमस्कार, मैं हनुमंत सिंह शेखावत। आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह जी के बारे में, जो एक दार्शनिक, क्रांतिकारी, समाजसेवी और उच्च कोटि के लेखक थे, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में वो करके दिखा दिया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायी रहेगी और युगों युगों तक उनके मार्ग पर युवा चलने के लिए प्रेरित होंगे। उनके मात्र 23 साल की उम्र में जो संघर्ष, पड़ाव और जो जज्बात हैं वो देखने लायक हैं। बाल्यकाल से ही बालक भगत सिंह एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिनका पूरा परिवार क्रांतिकारी था। उनके पिताजी क्रांतिकारी थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका थी। उनके चाचा जी भी क्रांतिकारी थे और जब भगत सिंह जी का जन्म हुआ तो वो जेल में ही थे। जेल के समय जब जन्म हुआ तो उनको रिहा किया गया। उनके पिताजी का नाम किशन सिंह, माता का नाम विद्यावती कौर, और उनका जन्म लायलपुर डिस्ट्रिक्ट में बंगा नामक गांव में हुआ था और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। साथियों, भगत सिंह जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियां हैं। जब वो बाल्यकाल में अपने पिता को कुछ उगाते हुए देख रहे थे तो उन्होंने पूछा कि पिताजी ये क्या उगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये पौधे हम उगा रहे हैं जो आगे चल के फल देंगे। तो बालक भगत सिंह ने बोला कि पिताजी हम बंदूकें क्यों नहीं उगा देते, जिससे आगे चल के हमें बहुत सी बंदूकें मिले और हम अंग्रेजों को देश से निकाल पाए। ये जज्बात थे मात्र 6-7 साल के एक बच्चे के। जब वो 12 साल के हुए तो बहुत ही एक बर्बरतापूर्ण घटना हुई और 13 अप्रैल 1919 की घटना है। जलियांवाला हत्याकांड हुआ जहां 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और निहत्थे भारतीयों पे गोली चलाई गई थी। ये इस घटना के दूसरे दिन भगत सिंह अपने गांव से 12 किलोमीटर चल करके वहां आए। उन्होंने जो लहूलुहान मिट्टी थी उसको एक बोतल में भरा और अपने घर ले गए। गुमसुम बैठ गए। बहन ने पूछा कि भैया क्या बात है, गुमसुम क्यों बैठे हो। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर बताया कि ये जो तुम बोतल में मिट्टी देख रही हो ये हमारे निहत्थे और निर्दोष लोगों की मिट्टी से सना हुआ, खून से सनी हुई मिट्टी है और मैं आज प्रण करता हूं कि इनकी शहादत का मैं बदला जरूर लूंगा। अंग्रेजों को हम भारत से भगाएंगे। ये जज्बात थे एक मात्र 12 साल के बच्चे के। जब वो 14 साल के हुए तो एक संगठन के साथ जुड़ गए। उनको जेल भेज दिया गया, जबरदस्ती का उनको फंसा करके जेल भेजा गया। फिर उनको छुड़ाने के लिए 60,000 रुपए की जमानत देनी पड़ी। साथियों कल्पना करिए, उस समय, मैं आज बात कर रहा हूँ आज से 90-92 साल पुरानी, उस समय 60,000 रुपए कितनी बड़ी रकम हुआ करती थी। कैसे जमीन आदि बेच करके उन्होंने कैसे उसकी व्यवस्था की होगी, आज हम समझ सकते हैं इस बात को। फिर जब 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो वो उसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए चले गए। वो सक्रिय रूप से उसमें शामिल हो गए। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसी दौरान 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो गया। चोरा चोरी कांड में एक कांस्टेबल ने, दरोगा ने निहत्थे लोगों को गोली से भून दिया था। 5-6 लोग मारे गए थे। तो भीड़ ने उसी थाने पे हमला बोल दिया और लगभग 17-18 लोग उसमें मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, कैंसिल कर दिया और ये बात बहुत से क्रांतिकारियों को और भगत सिंह जी को भी अच्छी नहीं लगी। उनको लग रहा था कि 1 साल बाद ही हमें आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन गांधी जी के असहयोग आंदोलन
को समाप्त कर देने से युवाओं में रोष व्याप्त हो गया और उनकी आशा निराशा में बदल गई। जो क्रांतिकारी थे उन्होंने अपना अलग रुख अपनाया। दो दल बन गए, एक गरम दल और एक नरम दल। नरम दल में गांधी जी थे। गांधी जी ने उस समय बोला था कि अभी देश आजादी के लिए परिपक्व नहीं हुआ, क्योंकि जो रास्ता हमने अहिंसा का अपनाया था उसी पे चल के यदि देश आगे बढ़ता है तो आजादी के लिए देश परिपक्व हो पाएगा। हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साथियों, मैं इन घटनाओं के साथ आपको इस वीडियो के अंत में एक ऐसी घटना सुनाऊंगा भगत सिंह जी से संबंधित, जो सुनकर के आप भी अचंभित होंगे। शायद आपने वो घटना नहीं सुनी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जो घटना मैं आपको सुनाऊंगा वो बहुत ही रोमांचित करने वाली घटना है और वो ऐसी घटना है जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। इसलिए साथियों, अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, बहुत ही रोचक जानकारी है। जब ऐसा सहयोग आंदोलन रद्द हो गया तो उसके बाद में भगत सिंह, चंद्रशेखर और इनके जितने भी साथी थे वो उन्होंने अपना अलग रास्ता अपनाया। फिर 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ, जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया। उसमें बहुत से लोग पकड़े गए, जेल में डाल दिया गया। 4 क्रांतिकारियों को फांसी की भी सजा हुई। भगत सिंह और चंद्रशेखर उनके हाथ नहीं लगे। 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। उस विरोध के दौरान अंग्रेजों ने नियते भारतीयों पर डंडे बरसाए। उसमें लाला लाजपत राय भी थे, उन पे भी डंडे बरसाए। उसकी वजह से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत की मृत्यु हो गई और उन्होंने कहा, मरते टाइम बोला था कि ये अंग्रेजों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा, देश को आजादी बहुत जल्दी मिलेगी। जब लाला लाजपत राय की हत्या हो गई तो उससे भगत सिंह बहुत आक्रोशित हो गए। हालांकि उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी, लेकिन बहुत आक्रोशित हो गए वो, और उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निश्चय कर लिया। उस समय जो वहां का सुपरिटेंडेंट था पुलिस का, स्कॉट, उसी ने डंडे बरसाने की इजाजत दी थी। तो उसी को मारने की इन्होंने योजना बनाई, लेकिन योजना उनकी स्कॉट को मारने की तो सफल नहीं हो पाई और एक चूक में उन्होंने सैंडरसन को, जो वहां का डिप्टी सुपरिटेंडेंट था, उसको उन्होंने मार दिया और इस तरह से उन्होंने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया सैंडरसन को मार करके। उस टाइम भगत सिंह, राजगुरु, जयगोपाल, चंद्रशेखर, ये सब सैंडरसन की हत्या में शामिल थे। इस घटना के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी की मदद से अपने बाल और दाढ़ी वगैरह सब कटा करके, भेष बदल करके वो लाहौर से कलकत्ता पहुंचे थे। ये भी एक रोचक घटना है। इतना आसान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी सेना भगत सिंह को और उनके साथियों को बेसब्री से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ ढूंढ रही थी। साथियों, भेष बदल के वो लाहौर पहुंच गए और फिर उसके बाद में 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने एक योजना बनाई, जिसमें एक कमीशन के विरोध में, एक बिल के विरोध में जो दलितों और भारतीय मजदूरों के विरोध में था, उस बिल के विरोध में उन्होंने केंद्रीय असेंबली पर दिल्ली में बम फेंक दिया। उनका उद्देश्य किसी को भी मारने का नहीं था। उन्होंने ऐसी जगह बम फेंका जहां कोई आहत नहीं हो, तो उसमें कोई आहत भी नहीं हुआ और कोई वहां किसी की डेथ भी नहीं हुई। लेकिन उस बम को फेंकने का उद्देश्य था कि वो कहते थे बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने ही पड़ते हैं। उनके ये वक्तव्य था
कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने ही पड़ते हैं। और उस समय जो उन्होंने बम फेंका उसमें बटुकेश्वर दत्त व भगत सिंह जी थे, लेकिन उस समय वो दोनों भागे नहीं। उन्होंने इंकलाब के नारे लगाए और अपने आप को अरेस्ट करवा दिया। उनको जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने देखा कि जेलों की हालत बहुत खराब है, वहाँ भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। तो उन्होंने इसकी डिमांड की कि हमें अच्छा भोजन दिया जाए, अखबार भी दिया जाए और पढ़ने के लिए बुक्स भी दी जाए, लेकिन अंग्रेज उन पे लगातार अत्याचार करते थे। ये डिमांड करने पे उनको बर्फ की सिल्ला पे लेटा के उनको मारा जाता था। तो उन्होंने अनशन शुरू कर दिया, और अनशन शुरू कर दिया तो उनका अनशन बहुत लंबा चला, और 64 दिन के अनशन के बाद 13 सितंबर 1919 को जितेंद्र नाथ दास की मौत हो गई। लेकिन उसके बाद भी भगत सिंह ने अपना अनशन जारी रखा। उनको फिर लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, फिर भी अत्याचार उन पर रुके नहीं, और इस तरह से फिर अंग्रेजों ने कुछ हद तक उनकी बातें मानी, और फिर उन्होंने अपना अनशन 5 अक्टूबर 1919 को 116 दिन बाद उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। उस समय उनका वजन भी बहुत कम हो गया था, और उस दौरान कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने सैंडरसन की हत्या और उनके जुर्म के विरोध में 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी। अब जो असेंबली कांड हुआ था वहां भगत सिंह जी भाग भी सकते थे, लेकिन वो वहां से भागे नहीं। उनका कहना था कि क्रांतिकारियों को तो अपना जीवन बलिदान करना ही होता है, जब तक क्रांतिकारी अपना जीवन बलिदान नहीं करेंगे तब तक अंग्रेजों को समझ नहीं आएगा, और तब तक ये कमजोर नहीं हो पाएंगे। इसलिए वो वहां से भागे नहीं, चाहते तो भाग भी सकते थे। एक कमीशन अंग्रेजों ने बिठाया, लेकिन गांधी जी से उसमें समझौता हुआ रिहाई को लेकर के। गांधी जी ने समझौता कर लिया। उन्होंने भगत सिंह को रिहा कराने के लिए पुरजोर कोशिश नहीं की। ये आरोप गांधी जी पे लगते रहे, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आंदोलन में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। साथियों, उनको 24 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी की सजा दी जानी थी, लेकिन जनता में आक्रोश हो गया। लोग जेल के तरफ चारों तरफ इकट्ठा होने लगे थे, तो अंग्रेजों ने उन्हें 23 मार्च 1931 की शाम को ही फांसी की सजा दे दी। जब उनको फांसी की सजा दी गई, उससे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता एक दिन पहले उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने उनसे कुछ लाने के लिए कहा, तो उन्होंने उनसे लेनिन की बुक मंगाई थी। वो लेनिन को पढ़ना चाहते थे, और उनके वकील प्राणनाथ मेहता कहते हैं कि मैंने ऐसा इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा कि उनके ऊपर मौत का कोई भय ही नहीं था। वो मौत को ऐसे समझ रहे थे कि जैसे कोई खेल है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मनुष्य हैं या देवता हैं। उनको देख करके इस तरह का उनको आभास हुआ। साथियों, बड़ी निर्ममता के साथ सुखदेव और राजगुरु और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। और फांसी दी गई तो पहले तो ये सोचा गया था कि उनके शवों का अंतिम संस्कार जेल में ही कर देंगे, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यदि जेल में अंतिम संस्कार किया जाता है तो धुआं देख करके लोग इकट्ठे हो जाएंगे, हो सकता है वो जेल पे हमला कर दे। तो उन्होंने जेल की दीवार तोड़ करके और उनके शवों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके बोरी में भर करके वो सतलज नदी के किनारे ले गए, और उन्होंने केरोसिन डाल करके उनके शवों को जलाना चाहा।
जब लोगों ने धुआं देखा, आग जलती हुई देखी, तो लोग वहां इकट्ठे हो गए और उन्होंने रात भर उनके शवों की रक्षा की और उनका फिर अंतिम संस्कार बाद में किया गया। इतनी निर्ममता के साथ, इतनी बर्बरता के साथ उनके शवों के साथ बदतमीजी की गई। तो ये घटना हमें बताती है कि भगत सिंह जी का जो जीवन था एक शॉर्ट जीवन था, लेकिन बहुत ही संघर्ष से भरा हुआ जीवन था। मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वो साथियों इतनी किताबें पढ़ते थे कि उन्होंने बाल्यकाल में जब वो पढ़ते थे तो कोर्स के अलावा उन्होंने 50 किताबें पढ़ती थी और जेल में उन्होंने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ दी। और उन्होंने जितने भी दुनिया में क्रांतिकारी अधिवेशन थे, क्रांतिकारी आंदोलन थे, उनको उन्होंने पढ़ा। उनका विवेकानंद जी, दयानंद सरस्वती, इनके जीवन का उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। साथियों उन्होंने जब वो कानपुर में थे और पत्र पत्रिकाओं के लिए वो गुमनाम नाम से लेख लिखा करते थे, तो उन्होंने उस समय एक लेख लिखा, एक देश के नाम उन्होंने एक कविता लिखी, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। उन्होंने लिखा कि तेरी माता, तेरी प्रातः स्मरणीय, तेरी परम वंदनीय, तेरी जगदम्बा, तेरी अन्नपूर्णा, तेरी त्रिशूल धारिणी, तेरी सिंह वाहिनी, तेरी शस्य श्यामलाचला आज फूट फूट कर रो रही है। क्या इसकी विफलता तुझे तनिक भी चंचल नहीं करती? धिक्कार है तेरी निर्जीवता पर, तेरे पितर भी शर्मसार है। इस नपुंसकता पर यदि अब भी तेरे किसी अंग में थोड़ी हया बाकी हो तो उठ, माता के दूध की लाज रख, उसके उद्धार का बीड़ा उठा, उसके आंसुओं की एक एक बूंद की सौगंध ले, उसका बेड़ा पार कर और बोल मुक्त कंठ से वंदे मातरम। भगत सिंह। ये उन्होंने उस समय लिखा जब वो पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखते थे। साथियों उनसे जीवन से हमें बहुत सी प्रेरणाएं मिलती है। वो विचारों की क्रांति लाना चाहते थे। वो कहते थे बंदूक की क्रांति तो बाद में है, पहले विचारों की क्रांति जब तक नहीं आएगी तब तक देश में जो अत्याचार है, गरीब तबके के प्रति अत्याचार है, वो नहीं मिट पाएंगे। वो ऐसे क्रांतिकारी थे जो तलवार और बंदूक के साथ साथ विचारों की क्रांति में भी विश्वास रखते थे और देश को पूरी तरह से आजाद करवाना चाहते थे। साथियों एक किस्सा मैं उनसे संबंधित जो उनके अंतिम समय का था है वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो एक डायरी लिखते थे और डायरी में उन्होंने लिखा कि आज से लगभग 15 साल बाद देश आजाद हो जाएगा, लेकिन जिस तरह के देश के हालत चल रहे हैं तो देश ऐसे हाथों में चला जाएगा जो देश को लूटेंगे, जो अपना घर भरेंगे, गरीबों के साथ अत्याचार करेंगे, समानता का व्यवहार नहीं हो पाएगा। लेकिन 65 साल बाद में लोग हमें समझने लगेंगे, हमको पढ़ने की उनमें उत्कंठा जागृत होगी और लोग हमारे बारे में जानेंगे। साथियों आपको पता ही है कि 1968 तक रेडियो पर और किसी भी सरकारी तंत्र पर भगत सिंह का नाम लेना वर्जित था, गवर्नमेंट की तरफ से बैन था। लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो उन्होंने 1968 में ये बैन हटाया था। भगत सिंह आज युवाओं के लिए रोल मॉडल है। हमें जरूरत है भगत सिंह की जीवनी को जन जन तक पहुंचाने की, क्योंकि आज युवा पीढ़ी के सामने यदि कोई रोल मॉडल नहीं होगा, यदि कोई दृष्टांत नहीं होगा तो युवा पीढ़ी क्या करेगी आगे जाके। इसलिए हमें भगत सिंह के जीवन को पढ़ने की जरूरत है, उनकी शिक्षाओं को समझने की जरूरत है और उन क्रांतिकारी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। यही हमारी तरफ से उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं मेरी बातों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।